Good morning, class 6 students. As we completed our chapter number 4 in history, sorry, I think it was 5. So now we move to our geography book, and this is chapter number 4, maps. Very easy. And after this, we also take some map classes to grow your more knowledge about map and the India and the world and some basic words. So what are these words we will found in this chapter? So let's start. Maps. Okay, you have learned in the previous chapters about the advantage of globe. आपने ग्लोब के बारे में जाना था कि ग्लोब किस तरह से वर्क करता है, उसके क्या फ़ायदे हैं हमारे. However, ग्लोब वॉज लिमिटेशंस एज वेल. ग्लोब की अपनी लिमिटेशन है क्योंकि आप ग्लोब को सिर्फ एक मॉडल के रूप में देख सकते हैं, और एक मॉडल ही होता है. आप सिर्फ उस पर ये देख सकते हैं कि ये इतने कॉन्टिनेंट्स, इतने ओशंस में डिवाइडेड है, लेकिन आप एग्जैक्टली ये चीज़ें नहीं देख सकते हैं कि किसी चीज़ को लोकेट करना है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हो या फिर उसके पॉइंट्स हों, लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग हो, लॉन्गिट्यूड्स. वो आप बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं उसमें. उसके लिए आपको एक बड़ा मैप चाहिए और मैप क्लास चाहिए. ए ग्लोब कैन बी यूज़फुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल. ग्लोब हमारे लिए तब यूज़फुल होता है स्टूडेंट्स जब हम पूरे अर्थ को मतलब स्टडी कर रहे हैं, पूरे अर्थ को एक तरह से नॉर्मली, जो भी नॉर्मल स्टडी होती है. बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ as about our country, state, district, town, villages, it is difficult or it is of little help. लेकिन जब भी बेटा हम बात करेंगे कि अब मुझे ना अपने अर्थ के किसी हिस्से के बारे में जानना है, मुझे कॉन्टिनेंट के बारे में जानना है, मुझे किसी कंट्री के बारे में जानना है, किसी स्टेट के बारे में जानना है, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, आपको उसमें कोई हेल्प नहीं मिलेगी. ठीक. इन सच अ सिचुएशन वी यूज़ मैप्स. तो फिर ऐसे सिचुएशंस के लिए हम लोग मैप यूज़ करते हैं. आपको मालूम है इंडिया में हर गांव के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर स्टेट के लिए सबके अपने अपने मैप हैं. जिस मैप पे वहाँ की लोकेशंस, वहाँ के रोड, वहाँ के घर, वहाँ के नाले, स्ट्रीट लाइट्स और खेत से लेके हर छोटी छोटी चीज़ की मैपिंग होती है, और उसको मतलब पूरे एरिया को कवर किया जाता है उसमें. उससे हमें ये दिख जाता है कि किस तरह की ज़मीन कहाँ पे खाली है, किस तरह की ज़मीन का यूज़ कहाँ हो रहा है. मैप में हर एक तरह की चीज़ दी हुई होती है स्टूडेंट्स. अब यहाँ से ना जैसे अब क्वेश्चन आए व्हाट इज़ मैप, तो उसका देखिए आंसर यहाँ से आएगा. ए मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल. ये इसका यहाँ से आंसर है. अब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ मैप, तो मैप की आंसर यहाँ से है ए मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस. मतलब मैप एक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब प्रस्तुत करने का तरीका, या फिर एक ड्राइंग है अर्थ के सरफेस की, और अ पार्ट ऑफ इज ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस, या फिर एक फ्लैट सरफेस पे इसको ड्रॉ किया गया है अकॉर्डिंग टू अ स्केल. हाँ, लेकिन स्केल के अकॉर्डिंग. स्केल कैसे स्टूडेंट्स? स्केल ऐसे कि इसमें ना आप जब मैप को देखेंगे, आपके पास जो बुक है तो आप देखते हैं वहाँ पे नीचे की स्केल होता है और वहाँ लिखा होता है कि 0 to 100 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर वहाँ वैल्यू दी होती है. मतलब अगर आप स्केल से किसी मैप की या किसी जगह की स्केलिंग करेंगे, नापेंगे कि दूरी क्या है, तो आप स्केल के अकॉर्डिंग रख के नाप सकेंगे. वो स्केलिंग कैसे होती है वो आपको हम ज़रूर बताएंगे. मैप क्लास आगे बढ़ेगी तब ज़रूर बताएंगे. तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर था बेटा वो हमें मिला यहाँ पे व्हाट इज़ मैप. ओके, आगे देखिए. बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन ए राउंड शेप कम्प्लीटली. जैसे कि आप देखते हैं फ्लैट सरफेस पे तो अकॉर्डिंग हम स्केल कर लेते हैं और आसान भी है. लेकिन आप मुझे बताओ जैसे ग्लोब हुआ या कोई राउंड शेप हुआ, तो आप उस पर स्केल कैसे करोगे? नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो कर्व्ड हो जाएगा. स्केल आपका एकदम फ्लैट होता है, तो कोई भी राउंड चीज़ अब आप उस पर स्केल रखेंगे तो ये जो है स्पेस छूट जाएगा, आपको उसको कैरी होगा. और दूसरी चीज़ है ये कर्व्ड है, तो उस जगह की स्केलिंग करना हार्ड होता है. इसलिए फ्लैट सरफेस पे स्केलिंग करना आसान है.
ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पजेस। अगर मैप को हम देखें तो हमारे लिए बहुत सारे पर्पस के अकॉर्डिंग वो यूज़फुल है। वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड फ्यू फैक्ट्स। एक छोटा सा मैप एक छोटे से एरिया को कवर भी करता है, दिखाता है और उसके बारे में वो सारे फैक्ट्स बताता है। अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। और कोई बड़ा मैप हो बेटा, कोई और मैप हो, तो वो हमें इतने फैक्ट्स, इतनी चीज़ों के बारे में बताता है जैसे कोई बड़ी किताब हो, बड़ी किताब हमें बता रही हो। आपने देखा है इंडिया का एक बड़ा सा मैप हो स्टूडेंट, तो उसमें ओशियन, रिवर, स्टेट्स और उसमें हिल एरिया, डेजर्ट सब दिखाता है, मतलब काफ़ी नॉलेजेबल चीज़। और एक छोटा सा हम डिस्ट्रिक्ट का मैप ले लें तो उसमें वो सारी चीज़ नहीं आएगी ना, वो तो नॉर्मल है। वहाँ पे घर होंगे, शहर होंगे, गांव होंगे, छोटे छोटे कस्बे होंगे, बस या रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन होंगे, लेकिन आपको वहाँ नदियाँ, झील, समुद्र वो सब नहीं दिखाई देगा। तो एक वैसे ही फैक्ट मतलब ये जितनी भी आपके क्वेश्चंस इस तरह के बनते हैं वो किस चीज़ में कितने ज़्यादा हो जाते हैं। When many maps are put together we get an atlas। अब आपसे कोई पूछे कि एटलस क्या होता है, तो बेटा एटलस होता है कि जब हम कई सारे मैप्स को एक साथ रख लेते हैं, एक साथ लेके बात करते हैं, जिसमें हम ज्योग्राफिकली मैप की भी बात करेंगे, पॉलिटिकल मैप की भी बात करेंगे, किसी एरिया की क्लाइमेट वेदर के बारे में बात करेंगे, रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे, वहाँ की नदियों के बारे में बात करेंगे, एयर कम्युनिकेशन की बात करेंगे, रेलवे, मतलब हर एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं बेटा वहाँ मैप में। तो वो सारी चीज़ें जब एक साथ हम देखते हैं ना तो वो एटलस होती है जो हमने आपको मंगवाई है। एटलस, वैसे उसे एटलस तो नहीं कह सकते हैं, मैप बुक है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आपकी उस बुक में दी हैं दैट मीन्स वो आपकी एटलस हो गई जो हमने आपको मंगवाई है। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइज, कई साइज़ की होती हैं। मेज़रमेंट ड्रॉ ऑन डिफरेंट स्केल, डिफरेंट स्केल करके उसमें मेज़रमेंट लिए जाते हैं। वो कैसे लिए जाएंगे हम आपको सिखाएंगे। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। मैप हमेशा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं ग्लोब से। जैसे मैंने अभी बताया ना, हर तरह का मैप, हर तरह की नॉलेज, हर तरह की चीज़ें, हर तरह की स्केलिंग। देर आर डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। अब मैप ना बेटा कई तरह के होते हैं, अब उनमें कौन कौन से वो यहाँ से हैं। तो जो एक क्वेश्चन बनेगा ना बेटा आपका, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैप्स आर, ठीक है। तो उसमें टाइप्स में जब नॉर्मल क्वेश्चन पूछे तो पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और थीमेटिक मैप, बस ये सारी चीज़ हो जाएंगे, 3 मैप हो जाएंगे। और जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना इसमें से लॉन्ग, तो क्या पूछेगा पता है, डिस्क्राइब टू मैप्स, फिजिकल और पॉलिटिकल। या फिर कैसे आएगा क्वेश्चन इन दोनों के बीच में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल मैप एंड फिजिकल मैप। तो कोई भी क्वेश्चन बेटा ऐसे ही घूम घूम के आता है, लेकिन आपको मालूम है कि उसका आंसर बहुत ईजी है। अगर हम सिर्फ डेफिनेशन या फिजिकल मैप्स के बारे में पूछें तो भी आप बेटा यही लिखेंगे, पॉलिटिकल के बारे में लिखेंगे तो आप ये लिख देंगे। अगर मैं इन दोनों के भी डिफरेंस पूछूं, लॉन्ग क्वेश्चन आए, तो आप पॉलिटिकल मैप हेडिंग डाल के पहले ऐसे लिख देंगे, फिर फिजिकल, और पॉलिटिकल हेडिंग डालने के बाद आप इसके अंदर ये सारी चीज़ लिखेंगे। ईजी होता है, हार्ड नहीं है। अब देखिए फटाफट से समझ लेते हैं स्टूडेंट्स इसको। सबसे पहले फिजिकल मैप, व्हाट इज़ फिजिकल मैप। नॉर्मल क्वेश्चन, मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, रिवर, ओशन etc आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। देख लिया, यानी कि फिजिकल मैप बेटा वो मैप होता है जिसमें फिजिकल फीचर्स दिए होते हैं, अर्थ के, पहाड़ों के बारे में उस पर नॉलेज होती है, प्लेट्यू के बारे में दिया होता है, प्लेन, नदियाँ, समुद्र, झील, डेजर्ट, ये सारे के सारे चीज़ें जब दी होती हैं तो बेटा वो हमारा फिजिकल मैप होता है या फिर रिलीफ मैप होता है। तो अब एक यहाँ से नई चीज़ और समझने में आई कि फिजिकल और रिलीफ मैप क्या एक ही बात होती है, तो आप कहेंगे येस दे आर द सेम। ओके, मतलब जितना छोटा छोटा नॉलेज आप गेन करेंगे उतना ही आपको और भी अच्छा लगेगा पढ़ने में। अब हम आते हैं बेटा पॉलिटिकल मैप पे। अब पूछा जाए व्हाट इज़ पॉलिटिकल मैप, क्वेश्चन आएगा तो देखिए, मैप शोइंग सिटीज, टाउन, विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। आसान है ना, कि अब एक ऐसा मैप जिसमें बेटा हमारे शहरों के बारे में, टाउन्स के बारे में, विलेजेस के बारे में, डिफरेंट कंट्री, स्टेट्स के बारे में दिया हो, पूरी दुनिया का, लेकिन उनकी बाउंड्री भी बताई हो। आप देखते हैं कई बार, आप जैसे
इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखते हैं तो हर स्टेट की बाउंड्री दी होती है, तो वो उस तरह से देना उसमें, और आप देखते हैं उसमें स्टेट्स भी दिए होते हैं, है ना, इंडिया के आसपास से कंट्री भी दिए होते हैं। तो ऐसे सारे के सारे मैप बेटा हम पॉलिटिकल मैप बोलते हैं उनको। अब आप एक चीज़ ध्यान दें, चाहे 3 मार्क्स में छोटा क्वेश्चन आए, व्हाट इज़ पॉलिटिकल मैप, व्हाट इज़ फिजिकल मैप, आप अलग अलग लिख देंगे। लॉन्ग में आए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल मैप एंड फिजिकल मैप, तो आप लिख देंगे पूरा। कितना आसान है लिखना। और ये हैबिट अगर आपने अभी डेवलप की ना, तो आप जब 7th में आएंगे, 8th में आएंगे, 9th तक आते आते आपके अंदर इतनी अच्छी हैबिट डेवलप हो जाएगी पढ़ने की, लिखने की और बुक से नोट्स बनाने की, कि आपको कभी भी किसी चीज़ को रटने की या हर वक्त टीचर के ही लिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसीलिए तो ये सारी चीज़ डेवलप कर रहा हूँ मैं आपके अंदर। अब आते हैं बेटा थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं? सम मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड, यानी रोड, जैसे मैं आपको पीछे बात कर रहा था ना, रोड, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, एयरवेज, सी रूट वगैरह उनके बारे में, तो वो मैप जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रखते हैं रोड के बारे में। हाँ, रोड मैप्स के बारे में, रेनफॉल कैसा हो रहा है और डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है फॉरेस्ट के, जंगल वहाँ कैसे कैसे हैं, इंडस्ट्रीज़ किसी एरिया में कैसे कैसे हैं, तो ये सारे के सारे मैप हम थीमेटिक मैप्स कहते हैं। थीम से समझ रहे हैं आप? थीम से मतलब किसी एक स्पेशल कैटेगरी की जब बात हो। आप, मैं एक काम करूँगा आपको स्टूडेंट्स, मैं ना मैप शेयर करूँगा आपको। आज मैं क्या करूँगा कि जैसे इसमें आ गया रेनफॉल मैप्स, डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रीज़, फॉरेस्ट, ऐसे करके हम आपको ग्रुप में वो मैप शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये उस तरह के मैप होते हैं, और ये सारे मैप थीमेटिक मैप्स कहलाते हैं। ठीक। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस मैप्स, और तभी हम वहाँ पे टाइटल उस पर गिवन मतलब टाइटल दिए होते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी होती है इन मैप्स में, ताकि हम समझ सकें कि ये किसके रिगार्डिंग दिया है। थीमेटिक मैप है, पॉलिटिकल मैप है, नदियाँ दी हैं, रोड्स दी हुई हैं, रेनफॉल दिया है, किसी बाउंड्री स्टेट के बारे में बात की है, तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है मैप पे। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। अब क्वेश्चन आ गया बेटा, what are the components of maps या how many components we will find in map, ऐसे करके। तो आप आंसर उसका कहाँ से लिखेंगे? there are 3 components of maps, distance, direction, symbol। पहली चीज़ तो डिस्टेंस, जिसको हम स्केलिंग करते हैं। डायरेक्शन तो बहुत ज़रूरी है बेटा, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, जैसे हमने एक बार एक क्लास में आपको समझाया था, उसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और तीसरा होता है सिंबल, कि हम किसी चीज़ को सिंबल से दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे। कैसे, देखिए ज़रा। डिस्टेंस की बात करते हैं बेटा। जब हम लोग मैप ड्रॉ करते हैं विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट फिट इनटू अ शीट ऑफ पेपर, तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया को ना हमने एक छोटे से मैप में पूरा एक शीट पेपर के शीट में फिट कर दिया है जब हम मैप बनाते हैं। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल। हम ये भी कह सकते हैं कि मैप इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो हमारा स्केलिंग करने का तरीका हो वो भी जो है आसान हो जाए, और हम कर भी सकते हैं। बट दिस रिडक्शन इज़ डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज़ रियल। बट बेटा ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने यूं ही स्केलिंग कर दी। रिडक्शन इस तरह से होना चाहिए, इतना सावधानी से स्केलिंग होनी चाहिए कि जो डिस्टेंस है प्लेसेस के बीच की वो रियली होनी चाहिए। जैसे आगरा से फतेहपुर सीकरी के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है, तो ऐसा नहीं है आपने स्केलिंग ऐसा किया कि या तो 20 किलोमीटर रह गई या वो 30 बढ़ के हो गई। स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैप में। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। और ये तभी पॉसिबल है जब कोई छोटी सी डिस्टेंस हो ना बेटा, अब पेपर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लार्ज डिस्टेंस हो ग्राउंड पे। मतलब आप समझ गए, जैसे मैप में तो आपने दिखा दिया कि ये दूरी जो है वो यहाँ तक की है, बट असल में वो बहुत दूर दूर है ऐसे। और वो स्केलिंग का ना अपना एक तरीका है, वो बड़ी क्लासेस में भी सीखेंगे, यहाँ भी हम आपको छोटा तरीका ज़रूर बताएंगे। देयरफॉर ए स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पस। तो क्या होता है, स्केल चूज़ किया जाता है, पैमाना। स्केल मतलब नापना। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। क्वेश्चन आ गया बेटा, व्हाट इज स्केल?
तो उसका आंसर क्या है? स्केल बेटा वो रेशियो होता है किस किस के बीच? एक्चुअल डिस्टेंस के बीच, और जो ग्राउंड पे होती है, और डिस्टेंस जो मैप में शोन होती है, उन दोनों के बीच के रेशियो को बेटा हम स्केल कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल दिया है, इसको तो हम नहीं समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। When large areas like continent or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. जब हमें large area और countries और continents को दिखाना होता है ना बेटा, तब हम small scale यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल ले लिया है कि 5 सेंटीमीटर को मैप पे 500 किलोमीटर शो कर रहे हैं ग्राउंड पे, इट इज़ कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप। ये हो गया स्मॉल स्केल। तो यहाँ से बेटा ये आंसर है, ये वाला किसका? स्मॉल स्केल मैप का, कि जब लार्ज एरिया कॉन्टिनेंट और कंट्रीज़ को हम शोन करते हैं पेपर पे, तो हम यूज़ करते हैं स्मॉल स्केल, तो वो स्मॉल स्केल मैप हो गया। अब एक हो गया लार्ज स्केल मैप। तो इन दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट करने को एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा, तो वो भी आसान है। व्हेन ए स्मॉल एरिया, पहले लार्ज एरिया था तो उसको स्मॉल स्केल कहते हैं, और जब स्मॉल स्केल एरिया जैसे गांव और आपका टाउन है उसको शोन किया जाए पेपर पे, तो हम लार्ज स्केल को यूज़ करते हैं और इसे कहते हैं लार्ज स्केल मैप। अपोजिट है ना, कितना ईजी है ना, कि जब लार्ज एरिया को कवर करना है तो स्मॉल स्केलिंग हम यूज़ कर लेते हैं, जब स्मॉल एरिया को यूज़ करना होता है लार्ज स्केल यूज़ करते हैं। वेरी इजी। ओके, लार्ज स्केल मैप गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप। और जो लार्ज स्केल मैप होते हैं ना बेटा, वो हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं बजाय स्मॉल स्केल मैप्स के, क्योंकि स्मॉल स्केल मैप पे सिर्फ डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कंट्रीज़ और स्टेट के बारे में दिया होता है, बट जो लार्ज स्केल मैप होता है ना, वो आपके छोटे छोटे शहर, टाउन और वो सारी डिस्टेंसेस को कवर करते हुए हर एक छोटी चीज़ को कवर कर लेता है। ये मेजर डिफरेंस है। डायरेक्शंस तो स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, आप भी जानते हैं। क्या आपने कई बार मैप में देखा है कि एरो लगा होता है ऊपर, वहाँ पे लेटर एन लिखा होता है अपर साइड हैंड कॉर्नर पे। ये एरो हमेशा शो करता है नॉर्थ डायरेक्शन को, इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन, उसको नॉर्थ लाइन कहते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड अदर डायरेक्शंस, फॉर एग्जांपल ईस्ट एंड वेस्ट एंड साउथ। अगर एक बार आपको पता चल जाए ना कि हाँ आपका नॉर्थ इस साइड है, एन लिखा हुआ है, तो आप देखते हैं कि इसके अपोजिट साउथ होगा, फिर हमारे राइट में ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा, यानी आपको डायरेक्शन फाइंड करना इजी होता है। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं बेटा। वहीं से क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द मेन 4 डायरेक्शंस? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। ये जो डायरेक्शंस है ना आपकी चारों, इन्हीं को हम बेटा कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट आर कार्डिनल्स पॉइंट? तो आप कहेंगे द मेजर डायरेक्शंस आर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड दीज आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। दिस इज वेरी इजी। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन, इंटरमीडिएट यानी बेटा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, फिर एक होता है नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ऐसा करके। अब हमने जो इनको सब डायरेक्शंस में चेंज किया है, उन्हीं को बेटा हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं। वो हो गई नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये नॉर्थ ईस्ट हो गई बेटा। साउथ ईस्ट हो गई, साउथ और ईस्ट के बीच में ये वाली लाइन साउथ ईस्ट हो गई। साउथ वेस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में वही लाइन मिडिल में साउथ वेस्ट हो गई। और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ये वही लाइन नॉर्थ वेस्ट हो गई। बहुत आसान है। ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं, ये आप फिर से एक बार समझ लेना। We can locate any place or more accurately with the help of these intermediate directions. अब जब ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस को और यूज़ करने लगते हैं ना, तो हम बड़ी आसानी से किसी भी डायरेक्शंस को बेटा हम प्लेस के लोकेशंस को आसानी से कैच कर सकते हैं। देखिए दिया है ना, और ये वाला जो फिगर है और जो ये कंपास है, ये आप ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक में। ये भी ड्रॉ करना है और ये भी ड्रॉ करना है, दोनों ही ड्रॉ करने हैं। नॉर्थ साउथ, वेस्ट ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। और ये जो कंपास वाला है बेटा, आपको ये भी, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नेट लगा होता है, ये हमेशा नॉर्थ साइड डायरेक्शन में ही आके टिक जाता है। तो आपको नॉर्थ की जानकारी देगा, साउथ की देगा, और उसके बाद आप समझ जाएंगे ये जो है ना, ये जैसे अर्थ पे लैटिट्यूड्स डिवाइडेड होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स, उसके अकॉर्डिंग अर्थ पे चीज़ डिवाइड होती है, हमें लोकेशन बताती है। लेकिन ये आपको ये दोनों ड्रॉ करने हैं, इतना याद रखना आप। ओके,
वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। हमें किसी भी जगह की डायरेक्शन पता करनी है ना, तो हम कंपास का यूज़ कर लेते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड अवर मेन डायरेक्शन। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी मेन डायरेक्शंस को हमेशा फाइंड कर लेता है। इट्स मैग्नेटिक नीडल्स ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये जो नीडल है ना इसकी, ये नॉर्थ में है और ये साउथ में है, ये हमेशा पॉइंट आउट बेटा नॉर्थ साउथ में ही रहती है, ताकि आप किसी भी तरफ घुमाएं तो आपको पता चल जाए कि डायरेक्शन जो है आपकी वो नॉर्थ की और साउथ की तरफ है, ताकि आप अदर डायरेक्शंस का पता कर सकें। जब कंपास पे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ कंपास, व्हाट इज़ द यूज़, तो आप यही लिखेंगे कि हम डायरेक्शन प्लेस की फाइंड करनी है तो कंपास की हेल्प करते हैं, और ये हमें सारी मेन डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसकी मैग्नेटिक नीडल जो होती हैं वो हमेशा पॉइंट आउट रहती हैं नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ। तो ये दोनों फिगर आप बेटा बनाएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। फिर आते हैं सिंबल्स पे। वैसे तो इसके बाद इसमें कुछ रह नहीं जाएगा, बहुत छोटा चैप्टर है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखेंगे, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम आपको भेज देंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक लास्ट क्लासेस के जो क्वेश्चन आंसर थे वो हमने भेजे नहीं है, और मुझे ध्यान नहीं रहा था बेटा। तो हम एक काम करेंगे, जिन लोगों ने अगर अपनी तरफ से नोट्स बनाए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए हैं तो आज हम आपको क्वेश्चन आंसर भेज देंगे बेटा उसके, ठीक है। वो आप कर लेंगे, जो आज का वर्क है टुडे वर्क वो भी आपका आज हम भेज देंगे और मुझे याद रहेगा। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।